Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 20th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We're going to discuss the Supreme Court's ruling on GST, in which it says that center and state has equal powers on making laws on GST. And then another article which is important, it's Aurangzeb's tomb which is in news, as the Archaeological Survey of India has imposed 5-day ban on visit to the Aurangzeb's tomb in Maharashtra. And then finally we'll discuss the topic of OBC quota in the local body polls. So as recently Supreme Court has allowed Madhya Pradesh government to hold the local body elections with OBC quota, and in the past Maharashtrian government was also asking for the same thing. So we'll analyze the case of Madhya Pradesh and Maharashtra. We'll see मध्य प्रदेश के केस में क्या रूलिंग रही है, महाराष्ट्र के केस में क्या रूलिंग रही है. So these are the 3 important articles that we are going to cover in this particular video. So let's get started. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट GST. तो GST इशू काफ़ी ज़्यादा रेज हो रहा था, स्पेशली ऑन द इशू ऑफ सेंटर levying the integrated goods and services tax on the ocean freight from Indian importers. इसे लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी दैट सेंटर कैन नॉट लिवाई द IGST ऑन द ओशन फ्राइट फ्रॉम इंडियन इम्पोर्टर्स. एंड इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है. एंड इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो GST काउंसिल्स की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो प्रपोजल्स हैं, they are not binding on center and state governments. Rather, GST Council की जो recommendations हैं, they basically have persuasive value. They are not binding on center and state government. This is one of the big point to note. पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के पास इक्वल और साइमल्टेनियस और यूनिक पावर्स हैं. दे कैन मेक लॉ ऑन GST अंडर आर्टिकल 246A. तो इस जजमेंट की अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें तो दिस इज गोना हैव अ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, स्पेशली ऑन वेरियस अदर मैटर्स वेयर स्टेट्स आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑफ GST काउंसिल. स्पेशली अगर हम कंपनसेशन पीरियड की बात करें, सो कंपनसेशन पीरियड इज गोइंग टू एंड इन जून. तो स्टेट्स अगर GST काउंसिल के डिसीजन के साथ एग्रीमेंट में नहीं हैं तो तब क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी. इस रूलिंग में क्लियरली GST काउंसिल के रोल को डिफाइन किया गया है दैट द रोल ऑफ GST काउंसिल इज टू एडवाइज एंड टू रिकमेंड ऑन GST इश्यूज. GST काउंसिल का रोल एडवाइज करना है, रिकमेंड करना है. अब उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, उसे लेकर एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करनी या नहीं करनी, ये प्योरली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है. तो GST काउंसिल के रोल को यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है. GST सिंपल भाषा में इट्स अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर्स से लेकर कंज्यूमर्स तक. दिस इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अनलाइक द प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम जो कि ओरिजिन बेस्ड है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है. तो इम्पॉर्टेंट टेक अवेज जो हम यहाँ से आज लेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, दैट आर्टिकल 246A gives states the power to make laws with respect to GST. स्टेट्स के पास भी पावर है GST को लेकर लॉ बनाने के लिए. एंड अंडर दिस आर्टिकल 246 यूनियन एंड स्टेट बोथ आर इक्वल यूनिट्स. तो अगर यूनियन और स्टेट्स दोनों इक्वल हैं एंड दे शुड कोऑर्डिनेट टू पावर ऑन द लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ऑल्सो there are no provisions in the Goods and Services Tax Act 2017
विच डील विद सच अ सिचुएशन जहाँ पे सेंटर और स्टेट अगर दोनों ने लॉज ड्रॉप किए हैं और दोनों में कोई रिपेंजेंसी है, तो इसे लेकर कोई सिचुएशन कैसे डील किया जाएगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल का रोल आता है। जीएसटी काउंसिल विल एडवाइज देम सूटेबली। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंटर एंड स्टेट, एंड recommendations they only have persuasive value. So GST Council must work in harmonious manner to achieve the workable solution. ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आया है ना। यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो अपनी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं वो आप आज रिवाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ से जीएसटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। What is GST? Then we have different types of GST, CGST, center GST, state GST, integrated GST, इनके बारे में पढ़ेंगे। GST को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट GST, ये आपको क्लियर होना चाहिए। Now I am not covering this in this video because in our last week we discussed GST in a lot of detail. So I want कि आप ये questions खुद practice करें. Then what are the goods which are outside the preview of GST? Very 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 important. This is also we discussed just few days back, the goods which are outside the preview of GST. ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। देन जब आप इकॉनमी पढ़ते हैं यू रीड अबाउट व्हाट इज सेस, व्हाट इज सरचार्ज, ये आप क्लियर करेंगे। दिस इज़ योर मेन सॉर्ट ऑफ योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। देन कंपनसेशन सेस फंड क्या होता है जीएसटी के रिस्पेक्ट में, ये कुछ आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप यहाँ से क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट औरंगजेब्स टॉम। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बार्ड द विजिट टू मुगल एम्परर औरंगजेब्स टॉम फॉर 5 days। 5 days के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगज़ेब का जो टॉम है वहाँ पे एंट्री विज़िट बार कर दी गई है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ से कुछ बातें जो आपको औरंगज़ेब के बारे में पता होनी चाहिए। सो ही इज़ द 6th मुगल एम्परर एंड ही रूल्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर half of a century. He assumed the title Alamgir. Alamgir means world conqueror. And he was influenced by Naqshbandi Sufi order. You read about this in your medieval history. वहाँ पे औरंगज़ेब का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट फ़िलहाल आज आपको पता होना चाहिए कि इनको आलमगीर कहा जाता है। नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर से ये इन्फ्लुएंस थे एंड इनका जो औरंगज़ेब टोम है दैट इज़ इन महाराष्ट्र औरंगाबाद। सो औरंगज़ेब एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर एंड उनके जो मिलिट्री कंपेन्स थे उनके फर्स्ट 10 years ऑफ रेन में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। ही सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ माइनर रिवोल्ट्स, but in the later part of his reign he faced difficulties as well, जैसे कि जाट्स, सतनामीज एंड सिख्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड ये जो रिवोल्ट्स थे ये मेनली बिकॉज ऑफ औरंगजेब्स हार्श रिलीजियस पॉलिसी इसकी वजह से इंड्यूस थे। एंड as we talked about this that he was influenced by Naqshbandi Sufi order. Prince Akbar rebelled against his father Aurangzeb and in this his connection to 9th Sikh Guru Tegh Bahadur, and he was executed by Aurangzeb. Aurangzeb's Deccan policy is important, you read about it. Aurangzeb died in 1707 and this was a watershed in Indian history, because of this Mughal empire virtually came to an end. Even though after Aurangzeb there were weak successors,
those who held the throne for the next 150 years, but the death of Aurangzeb marked the watershed in the Indian history. Now औरंगज़ेब हम यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं करेंगे, ये आप अनुराग सर के साथ मिडीवल हिस्ट्री में देखेंगे. आज के इस वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर किसे कहा जाता है, नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर को वो फॉलो करते थे, व्हेन डिड ही डाई, एंड उनका जो टॉम है वो कहाँ पे है. ये कुछ बातें फैक्ट्स आपको भी पता होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी कोटा को लेकर है. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. So recently, in Supreme Court's judgment, it has allowed Madhya Pradesh to implement 14% reservation for OBC. And अगर हमें याद हो तो इससे पहले हम महाराष्ट्र का भी यही इशू डिस्कस कर रहे थे कुछ मंथ्स पहले. तो क्योंकि मध्य प्रदेश को अलाउ कर दिया है कि वो 14% रिजर्वेशन OBC के लिए रख सकते हैं इन दी लोकल इलेक्शंस, एंड सिमिलर डिमांड्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एज वेल. तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है इसे समझते हैं. तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्ट किया था दैट कि इलेक्शंस नोटिफाई कर देने चाहिए विदाउट द कोटा फॉर ओबीसी, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अभी तक ट्रिपल टेस्ट जो है, जो कंडीशन है विच इज़ नीडेड फॉर फॉर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन, उसे कंप्लीट नहीं किया था. तो क्योंकि ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इलेक्शंस आप अभी कंडक्ट करवा लीजिए लोकल बॉडीज़ के विदाउट कीपिंग कोटा फॉर ओबीसीज, जो कि आप बाद में कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी ट्रिपल टेस्ट. बट देन मध्य प्रदेश मूव्ड अप एन एप्लीकेशन विच बेसिकली सीक द मोडिफिकेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, एंड इसमें उन्होंने कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उन्होंने अपनी सेकेंड रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी है, एंड जिसके अंदर जो ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई की गई है. तो बेंच ने जो लोकल बॉडी वाइज जो रिजर्वेशन करनी थी फॉर ओबीसी, उसे देखते हुए जो मैक्सिमम लिमिट है नाउ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन की लिमिट 50% से इंक्रीज नहीं हो सकती. सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड जो लोकल बॉडी वाइज जो रिजर्वेशन ओबीसीज के ऊपर फोकस करते हुए ये अलाउ किया गया कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसीज की रिजर्वेशन दी जाएगी. एंड साथ ही में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफाई किया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे नोटिफाई कर दिया जाए. कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो क्राइटेरिया जॉब और एजुकेशन के केसेस में रिजर्वेशन का होता है, जहाँ पे हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखते हैं, दैट इज़ नॉट टू बी अप्लाइड इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में पोल्स में रिजर्वेशन की बात हो रही है. एंड आफ्टर दैट द ऑर्डर वॉज पास्ड, एंड द लीडर्स ऑफ महाराष्ट्र आर नाउ डिमांडिंग दैट द सेम शुड बी अलाउड इन महाराष्ट्र एज वेल, बिकॉज कुछ मंथ्स पहले यही सेम इशू सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की तरफ से भी गया था. तो मध्य प्रदेश की रूलिंग हमने देख ली. ट्रिपल टेस्ट प्रोवाइड पहले नहीं किया तो कहा कि ओबीसी के बिना इलेक्शंस करो बट कीजिए. फिर उसके बाद दे प्रेजेंटेड एंड अ रिपोर्ट विच वाज प्रिपेयर्ड बाय द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, एंड कहा गया कि इसमें ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाई किया गया है. एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट अलाउड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू होल्ड इलेक्शंस विद ओबीसी कोटास फॉर द लोकल बॉडीज. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द केस विद महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था दैट दे शुड सबमिट द डाटा ऑन ओबीसीज टू महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. कि जो महाराष्ट्र का जो स्टेट कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनको ओबीसीज के ऊपर डाटा सबमिट करने दीजिए. एंड आफ्टर एनालाइजिंग दैट डाटा, जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी, तो इट बेसिकली प्रोवाइडेड कि महाराष्ट्र में 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को दी जाएगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, एंड दे सेड दैट दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एम्पेरिकल डाटा. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई किया था दैट दे विल हैव नोटिफाई द इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज.
महाराष्ट्र के केस में जो ये जो परमिशन थी फॉर ओबीसी कोटा, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। सो व्हाट वाज द ट्रिपल टेस्ट? ट्रिपल टेस्ट बेसिकली क्या है? तो याद रखिए कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी फॉर द ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जो स्टेट कमीशन है दे मस्ट कंडक्ट अ रिगरस एम्पेरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस। एंड ये जो इंक्वायरी की जाएगी अबाउट द बैकवर्डनेस, दिस हैज़ टू बी डन इन कैपेसिटी ऑफ द लोकल बॉडीज़ विद इन द स्टेट। तो पहले ये पता चले कि किस तरह का नेचर है, किस तरह की बैकवर्डनेस कहाँ कहाँ पे है। Then the second step is to specify the proportion of reservation which is required for the provision local body wise in the light of recommendation of commission। यहाँ पे local body wise जो reservation है वो दी जाती है, तो वो proportion को specify किया जाए कि कौन कौन सी local body में कितनी कितनी reservation आ रही है in the light of recommendation of that commission, state commission। And then the most important point कि जो टोटल रिजर्वेशन है इट शुड नॉट एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ 50% ऑफ द सीट। जो 50% कैप है उससे ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अब ओबीसी डाटा को कलेक्ट करते हुए प्रॉब्लम क्या आती है? तो जब एम्पेरिकल डाटा लेना होता है फॉर रिगार्डिंग ओबीसी, सो दिस इज़ बेसिकली डोर टू डोर सर्वे, एंड ये थोड़ा फिजिबल नहीं होता बिकॉज इससे जो सोशल फैब्रिक जो स्टेट का है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो इवन व्हेन कर्नाटका's डाटा ऑफ कास्ट सेंसस वाज लीक्ड, तो जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ थी दे क्वेश्चन द फाइंडिंग एंड अपोज द स्टेट गवर्नमेंट मूव ऑफ मेकिंग इट पब्लिक। सिमिलरली even union government has this authority to conduct a caste census, but they have refused to do so. Now the quota is, however, it is an effective instrument. It has proved to be an effective instrument of empowerment and justice. इससे competitive politics आती है, which often leads to the paralysis of politics and governance. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, दे मस्ट एक्ट इन टैंडम विद द जुडिशरी सो दैट द रिजर्वेशन प्रोग्राम डज डू नॉट टर्न डिविसिव, बट दे शुड सर्व अ डेवलपमेंट पर्पस। इसी को लेकर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया है। द आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडी पोल्स। इस आर्टिकल में भी यही चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश का केस है, महाराष्ट्र का केस है। ट्रिपल टेस्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो आप वो आर्टिकल भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।